So let us start the discussion. So first topic of the day is North Korean spy satellite. तो नॉर्थ कोरिया ने जो है एक मिलिट्री रिकोनेसेंस सैटेलाइट जो है माइलिंग योंग लॉन्च की है अपने एक रॉकेट से जिसका नाम है कोलिमा। ये रॉकेट बेसिकली लॉन्च व्हीकल होता है या कह लीजिए कैब होता है या ट्रक कह लीजिए जो कि सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करके आता है। ठीक है, तो सैटेलाइट का नाम क्या है? मैलिंग योंग। तो इस सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखना है, अंदर का कंटेंट याद रखो ना रखो क्योंकि नाम पे क्वेश्चन बनेगा मेनली। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग दे देंगे, मैलिंग योंग आगे लिख देंगे चाइना, बट इट इज लॉन्च्ड बाय नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ कोरिया की 16th फ्लाइट है और कोलिमा 1 जो न्यू स्पेस लॉन्चर है उनका, उसके थ्रू इन्होंने की है। और लिक्विड फ्यूल मशीन है, मतलब कि इसके जो ये कोलिमा है वो लिक्विड फ्यूल के थ्रू जो है बेसिकली अप इन दी स्पेस जाता है। ठीक है, और इससे पहले इनकी ये जो सैटेलाइट ये लॉन्च व्हीकल था वो क्रैश हो गई थी येलो सी में। येलो सी बेसिकली चाइना के पास है। अगर मैं आपको रफ मैप बना के दिखाऊं, सपोज ये कोरियन पेनिसुला है, ठीक है, अगर ये चाइना है तो ये क्या है? येलो सी। ठीक है, तो इस तरीके से रफ मैप है ये। उसके बाद जो है नॉर्थ कोरिया जो है अपनी स्पेस प्रोग्राम को जो है एक्टिवली परस्यू कर रहा है, बट इतना डेवलप नहीं है जितना साउथ कोरिया का है या जापान का है एक्सेट्रा। 1998 में उन्होंने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी, सैटेलाइट बनानी स्टार्ट की थी, और 2012 में उनको सक्सेस मिली आफ्टर 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स। उससे पहले लॉन्च व्हीकल यूज करते उना 3, ठीक है, जो कि उनके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक वेरिएंट है। आज पढ़ेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, टाइप और डोंग। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सर्विलियंस सैटेलाइट होने वाली है, मतलब कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अराउंड जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, देखेगी कि यूएस की कोई वॉरशिप तो नहीं घूम रही या जापान की कोई वॉरशिप तो नहीं घूम रही वहां पे एक्सेट्रा। अगर उसको जो है इस ऐसी इंफॉर्मेशन होगी थ्रू सैटेलाइट्स तो वो टारगेट्स को इजीली हिट कर पाएगी थ्रू इट्स वेपन्स। उसके बाद जो है इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं? साउथ कोरिया और जापान की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या है? पाकिस्तान की तरह है, जैसे हमारे लिए पाकिस्तान है वैसे ही उनके लिए नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया जो है कहता है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करूंगा, साथ ही साथ तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करके जाऊंगा। तो दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ नॉर्थ कोरिया। यही पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान भी अपने अपने खुद के सर पे बंदूक रख लेता है और बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ और मैं मरूंगा तो तुमको भी साथ लेके मरूंगा। तो इसलिए यूरोप यूएसए वगैरह पैनिक में आ जाते हैं और पाकिस्तान की हेल्प करने आ जाते हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ कोरिया है कि मैं तो मर ही रहा हूँ, तुम्हें भी साथ लेके मरूंगा। ठीक है, तो अभी नॉर्थ कोरिया इस तरीके की अगर मिसाइल्स या मिलिट्री रिकोनेसेंस सैटेलाइट डेवलप करता है तो उससे जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जापान की नींद उड़ जाएगी, वो जो है चैन से नहीं सो पाएंगे। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया पे दुनिया जान के सैंक्शंस लग चुके हैं, अब सैंक्शंस का भी कोई असर होता नहीं, तो उसने भी जो है एंटी सैंक्शन रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। ठीक है, उसके बाद जो है यूएस ने जो है कहा है कि वो स्पेस फोर्स एक्टिवेट करेगा, मतलब कि कोरिया नॉर्थ कोरिया से कोई अगर मिसाइल अटैक किया जाता है ऑन जापान या साउथ कोरिया एक्सेट्रा तो यूएस जो है उसको डिफेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि यूएसए जो है वो साउथ कोरिया और जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साउथ कोरिया और जापान कोई मिलिट्री मेंटेन करके नहीं रखते, उन दोनों को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएसए। ठीक है, और यूएसए ने जो है वहां पे अपनी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी जो है एक्टिवेट कर दी है इन दी वाटर्स अराउंड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान एक्सेट्रा, ताकि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे नॉर्थ कोरिया तो उसका जवाब जो है फिर अमेरिका दे पाएगा। तो मतलब कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक डर रहे कि अगर मैं साउथ कोरिया को या जापान को न्यूक्लियर अटैक करता हूं तो बचने वाला मैं भी नहीं हूं, वहां पे जो है एक सबमरीन घूम रही है यूएसए की जो कि मुझे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद साउथ कोरिया ने भी एक न्यूरी रॉकेट, मतलब वही लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था जिसमें बेसिकली वो स्पेस बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम जो है डेवलप कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें आपको ना याद रखने इनके नाम। जैसे नूरी जो है वो साउथ कोरिया का है। ठीक है, और ये पहले जो है उन्होंने टैपोडोंग नाम से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। तो इनके नाम जरूर याद रखने हैं, मतलब ऐसे रट्टा तो नहीं मारना लेकिन दिमाग में रखना है आपको कि ये जो लॉन्च व्हीकल्स है या सैटेलाइट्स है या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनके नाम क्या है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर ये मैच दी फॉलोइंग ही पूछेंगे। ठीक है, इनकी डिटेल्स तो आगे आपको पता ही है कि रिकॉनेसेंस सैटेलाइट क्या करती है, स्पेस से जो है बेसिकली इमेजेस वगैरह कलेक्ट करेगी जिससे जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेयर अवर टारगेट इज मूविंग एक्सेट्रा। ये काम होता है कि स्पेस से बेसिकली आप अपने दुश्मन पे नजर रखना। ठीक है, वो सब तो डिटेल्स आप अपने आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो,
लिख भी सकते हो, और प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करेक्ट इनकरेक्ट मार्क भी कर सकते हो। मेन चीज जो आपको याद करने की है वो क्या है, इनके नाम। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। इंडियन सिनेरियो क्या है कि हमने कैसी जो स्पेस बेस्ड सर्विलियंस सैटेलाइट लॉन्च की हुई है, एक तो है इमीसैट। ठीक है, ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च की गई है बाय पीएसएलवी, और डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कोटिलिया का पार्ट था ये, तो डीआरडीओ ने ये सैटेलाइट बनाई थी। तो कोटिलिया आपको पता ही है, हमारे एंशियंट इकोनॉमिक्स, जिन्होंने बेसिकली स्पाइंग का इंपॉर्टेंस जो है अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा था, स्पाइंग इज वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द किंगडम। तो ये बेसिकली क्या करती है कि जो ग्राउंड पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है उनको डिटेक्ट करती है, यानी एनिमी के रडार्स वगैरह को डिटेक्ट कर सकती है। तो उससे काफी हेल्पफुल हो जाता है फॉर डूइंग सर्जिकल वॉरफेयर सेक्टर, क्योंकि अब ये एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बन गया कि अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा तो हम उसके बदले क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, कि पाकिस्तान अगर अपने होम बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता तो हम जाके एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता है, वो तो ले नहीं पा रहा तो हम मदद कर देंगे उसकी लेने में। तो उसमें जो है ये सैटेलाइट जो है इमीसैट काफी हमारी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो रडार्स हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगी, ताकि जो हमारी कोई एयरक्राफ्ट वहां जा रही है या सोल्जर्स हमारे जा रहे हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम दीज रडार्स। ठीक है, और उसके बाद एक रीसेट 2 है, उसकी फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये बेसिकली क्या करती है, रडार्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है फ्रॉम दी अर्थ। तो ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, सर्दी गर्मी बारिश तूफान सब में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये हेल्प करेगी हमारी। ठीक है, और इसको जो है आई इन दी स्काई भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर्स पे जो है नजर लगा के बैठी है। कोई भी पाकिस्तान से घुसपैठिया इंडिया में घुसना चाहता है तो उसकी जो है वो रडार्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन हमें देती है। और कोई एंटी टेररिस्ट जो है हमारे देश में घुस रहा है तो उसकी भी इमेज जो है इन रडार्स के थ्रू आ सकती है। तो आपको ये दो सैटेलाइट्स का नाम याद रखना है, स्पाइंग सैटेलाइट्स हमारी सर्विलियंस सैटेलाइट्स है, दैट इज इमीसैट एंड रीसेट। क्योंकि मेंस में भी इस तरीके से पूछ लेते कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन टू स्ट्रेंथन सर्विलियंस सिस्टम इन द कंट्री, तो उसमें आप इमीसैट रीसेट के बारे में लिखोगे। ठीक है, नाम याद रहेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, ये रडार्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। ठीक है, और ये जो है बेसिकली इमेजेस वगैरह जो है कलेक्ट करेगी फ्रॉम दी स्पेस। ठीक है, इमीसैट और रीसेट। उसके बाद हैं सिप्री एनुअल रिपोर्ट 2023। तो सिप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी फुल फॉर्म सिप्री। तो एक मतलब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि बेसिकली एक रिसर्च करता है। किसमें करता है वो, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्मामेंट्स में, आर्म कंट्रोल में, डिसआर्मामेंट में एक्सेट्रा, कि पूरे विश्व भर में जो है कहाँ कहाँ पे कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहे हैं या कौन से कॉन्फ्लिक्ट एग्रीवेट हो रहे हैं एक्सेट्रा, उस पर स्टडी करता है। फिर करता है आर्मामेंट पे, कि कौन सा देश जो है कितने आर्म्स जो है प्रोसेस करके बैठा है। फिर उसके बाद स्टडी करता है आर्म्स कंट्रोल पे, कि कितने देशों ने जो है अपने आर्म्स को लिमिट किया। ठीक है, डिसआर्मामेंट मतलब जो एग्जिस्टिंग आर्म्स है उसको आपने कितना खत्म किया, रिड्यूस किया। ठीक है, डिसआर्मामेंट। तो इन सब पे रिसर्च करता है। ये स्टॉकहोम में लोकेटेड है। तो स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में। ठीक है, याद रखना आपको 1966 में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये बेसिकली वही मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च वर्क करता है और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस देता है पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को, मीडिया को, या इंटरेस्टेड पब्लिक को, इवन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को। ठीक है, उसके बाद जो है स्वीडिश पार्लियामेंट ने इसको स्टैब्लिश किया था, स्वीडिश गवर्नमेंट जो है इसको ग्रांट्स वगैरह देती है। तो अब इसकी रिपोर्ट में क्या आया, वही मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे, आर्मामेंट्स पे, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट पे ये स्टडी करती है। तो इसकी रिपोर्ट आई है उसी पे, तो वही पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज है, जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दैट इज यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, यूके, फ्रांस, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, उन्होंने जो है, नहीं इसराइल ने अभी तक कुछ कभी नहीं कहा कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उससे पूछो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो ना तो हाँ करता और ना ही ना करता। ठीक है, वैसे इसमें लिखा है इसने, लेकिन इसराइल इज नॉट ऑफिशियल न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, इसराइल से पूछो तो वो कुछ नहीं जवाब देता, बस वो आपको जो है ब्लफ में रख लेता है कि ना तो वो हाँ करता और ना ही ना करता। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का मानना है कि ये सभी की सभी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने। ठीक है, रशिया और यूएसए के पास ही वर्ल्ड के 90% न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है इंक्रीज हुए फ्रॉम 350 टू 410 वॉरहेड्स। वॉरहेड्स क्या होता है, हाँ मिसाइल की नोज कह लो, या मिसाइल का जो फ्रंट पार्ट है, मान लीजिए वहां पर जो है आपने न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉरहेड। तो यानी मिसाइल का वो पोर्शन जहां पे आप वेपन रख रहे हो। ठीक है, दैट विल बी नोन एज वॉरहेड। ठीक है,
तो वो 350 से 410 हो चुका है चाइना का, यानी चाइना भी अपने वॉरहेड्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ वॉरहेड्स बढ़ रहे हैं, तो उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ रहे होंगे। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो डेवलप कर रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि वो रॉकेट के थ्रू जो है लॉन्च की जाती है। ठीक है, रॉकेट के थ्रू लॉन्च करेंगे, स्पेस में जाएगी वो, एक बार आ जाएगी आउटर स्पेस में, फिर वहां से एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी लेते हुए जो है टारगेट को ऑन अर्थ सरफेस हिट करेगी। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है ये मिसाइल। तो ये 5000 किलोमीटर 5500 किलोमीटर मिनिमम जो है ट्रेवल कर लेती है। तो अगर चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रही नहीं है, कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में मिसाइल जा सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो इसका मतलब चाइना मेक श्योर कर रहा है कि अगर वो कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो वो यूएसए तक हिट कर सके, क्योंकि चाइना और यूएसए के बीच में क्या रहा है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, बीच में क्या रहा है, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते हुए मिसाइल को जाना पड़ेगा टू हिट एनी टारगेट इन यूएसए। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। और लॉन्ग रेंज मिसाइल कौन सी होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक बार आउटर स्पेस में जाती है, फिर पैराबोलिक एक ट्रैजेक्टरी लेते हुए अर्थ सरफेस पे टारगेट को हिट करती है। ठीक है, समझ आई। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया भी डेवलप कर रहा है, इसलिए यूएसए की नींद उठ जाती है फिर जब वो डेवलप करता है। वो कहता है कि अगर उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर ली और कभी उसका दिमाग सरक गया, है ना, कि रात को खाते पीते जो है सुबह लॉन्च कर दी, ठीक है, वो नॉर्थ कोरिया कुछ जाएगा नहीं और अमेरिका कुछ रहेगा नहीं। नॉर्थ कोरिया के पास खोने का कुछ है नहीं। ठीक है, खोने को किसके पास है, अमेरिका के पास। ठीक, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है चाइना डेवलप कर रहा है, और इट इज मेनली टारगेटिंग टुवर्ड्स यूएसए। इंडियन पाकिस्तान ये भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे हैं और न्यू डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया जो है वो लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलप कर रहा है, मतलब कि हम भी ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को जो है लॉन्ग रेंज में जो है डिलीवर कर सके। ठीक है, वो किस लिए कर रहे हैं हम, चाइना के लिए, ताकि हम बीजिंग या उनकी शंघाई शहर एक्सेट्रा को टारगेट कर सकें, ताकि चाइना को भी डर रहे कि अगर मैंने पंगा लिया इंडिया से तो इंडिया जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकता है थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स होंगी जो चाइना में बीजिंग को या शंघाई एक्सेट्रा को अटैक कर सकता है, क्योंकि बीजिंग जो है दिल्ली से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, 3-3.5 हजार किलोमीटर दूर है, तो हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्थ कोरिया अब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट तो नहीं कर रहा, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा हो, बट वो मिसाइल टेस्ट जरूर कर रहे हैं। तो 90 से ज्यादा उसने मिसाइल टेस्ट की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, तो अगर उसके पास मिसाइल है तो कल को वो न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो है न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास कितने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के पास लगभग 5244 न्यूक्लियर वेपन्स है। रशिया के पास देखो अमेरिका से भी ज्यादा है, 5800, और बाकी यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया सबके पास 200-400 की रेंज में है। इंडिया के पास 164, पाकिस्तान के पास 170। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास 30। उसके बाद जो है एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी यूएसए की रशिया के साथ, उसमें यह था कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर वारहेड्स या न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करेंगे, कि एक लिमिट के बाद उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन बहुत है टू गिव सो मच डैमेज टू योर एनिमी। आपके पास जैसे इंडिया के पास 170 है, 170 में तो पूरा पाकिस्तान, पूरा चाइना या पूरी धरती उड़ जाएगी, है ना, इतने लिथल होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर आपके पास 5-10 भी है तो भी बहुत है, मतलब एक भी है तो भी बहुत है ना। तुम्हारे पास 170 है और अमेरिका और रशिया जो है 5-5 हजार जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके बैठे हैं। तो 5-5 हजार न्यूक्लियर वेपन से तो वो पूरा यूनिवर्स ना उड़ा दे, इतनी कैपेबिलिटी है उसकी। तो इसलिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है साइन की गई थी कि हम लिमिट में प्रोड्यूस कर लेते हैं, जरूरी थोड़ा है कि 5,000 या 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे तभी हम अपने आप को सुपर पावर लाएंगे। अगर हमारे पास 100 भी है तब भी बहुत है, तब भी दुनिया हमसे डरेगी। ठीक है, तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, बट अब जो है इसमें से जो है यूएसए ने और रशिया ने दोनों ने विड्रॉ कर लिया। यूएसए ने इसलिए किया, वो बोला कि इसमें चाइना नहीं है ट्रीटी में, तो चाइना इस ट्रीटी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी का वो पार्ट नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहे बना सकता है। ठीक है, तो अमेरिका ने इस ग्राउंड पे विड्रॉ किया। रशिया ने इसलिए विड्रॉ कर लिया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है,
तो इसलिए वो अमेरिका के साथ अब कोई ज्यादा रिश्ते अच्छे रखना नहीं चाहता। दैट्स व्हाई रशिया हैज विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी। उसके बाद जो है ईरान, ईरान जो है शायद न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। ईरान के साथ जो है एक न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका ने, कि उसमें ये शर्त थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा फॉर प्रोड्यूसिंग पावर, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसके बदले में जो है ईरान को एक्सेस मिल जाएगा टू यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैकडोनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट सब इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे ईरान में, और ईरान एक्सपोर्ट वगैरह कर सकता है अमेरिका में एंड सो ऑन। ठीक है, तो ईरान पे जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए गए थे, उसके बदले वो क्या कर सकता था, न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस कर सकता था, बट न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये एग्रीमेंट किया था ओबामा ने, लेकिन उसके बाद ट्रंप पावर में आ गए और ट्रंप ने जो है अमेरिका को इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया, तो अब ईरान जो है इस एग्रीमेंट से बाउंड नहीं है, तो अब ईरान जो है अपना सीक्रेटिवली जो है न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर ईरान ने कर लिया तो सऊदी अरेबिया करेगा, फिर सऊदी अरेबिया ने कर लिया तो इजराइल जो है ओपन कर देगा कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर उसके बाद क्या पता यूएई भी डेवलप करने लग जाए, तुर्की भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दे एंड सो ऑन। तो इससे क्या प्रमोट होगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि हर देश जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने स्टार्ट कर देगा। तो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये उस तरीके से है कि मान लीजिए जंगल में आग लगी, वो आग क्यों लगी, क्योंकि बंदर ने जो है माचिस की तीली जलाई और उसको फेंक दिया जंगल में। ठीक है, जिसकी वजह से आग लग गई। तो इसमें गलती बंदर की थी या उस इंसान की थी जिसने बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाई, जिसने माचिस पकड़ाई ना। तो अब न्यूक्लियर वेपन्स, अगर हर कोई न्यूक्लियर वेपन्स को आप माचिस की तीली की तरह देख के, माचिस की तीली के तौर पे देखो, और आप जो है जंगल को सोचो कि ये दुनिया है ना, वर्ल्ड को आप कंपेयर करो विद द जंगल दैट वी हैव यूज्ड इन अवर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स जो है अगर किसी इररिस्पांसिबल कंट्री के पास चले जाते हैं और वो बंदर ने जैसे उसको जला दिया था वैसे ही उसको जो है लॉन्च कर दे, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इजंट इट। तो फिर उसमें कसूर किसका होगा, उस कंट्री का जिसने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किए, या हम सबका कि हमने उस कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने दिए, हम सबका होगा ना। तो इसलिए जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अब 9 कंट्रीज के पास है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स, जिनके पास आगे तो आगे, अब और कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना करें। क्लियर है, समझे, क्योंकि इसको अगर किसी ने इररिस्पांसिबली जो है लॉन्च कर दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्लियर है, समझ आई। तो इसीलिए जो है ईरान का न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर द होल ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसके बाद पीस एग्रीमेंट्स, मैंने आपको बताया कि सिप्री जो है कॉन्फ्लिक्ट्स इन दी वर्ल्ड पे भी रिसर्च करती है, तो उसने बताया कि कई सारे पीस एग्रीमेंट हुए, जैसे इथोपिया में वहां पे इंसर्जेंट ग्रुप था, जैसे हमारे देश में इंसर्जेंट ग्रुप है नागालैंड में एक्सेट्रा, वैसे वहां पे एक टाइग्रियन पीपल लिबरेशन फ्रंट है, उसके साथ पीस एग्रीमेंट हुआ। कोलंबिया में भी जो है आर्म ग्रुप के साथ जो है या इंसर्जेंट ग्रुप के साथ जो है पीस एग्रीमेंट हुआ। और यूएन ने जो है यमन में भी पीस जो है ब्रोकर की थी, वो बट शॉर्ट पीरियड के लिए रही, सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही रही। ठीक है, बट उस दौरान जो है यमन में जो है हम फूड सप्लाई वगैरह कर पाए, मेडिकल एड वगैरह दे पाए, ताकि यमन के लोगों को कुछ तो रिलीफ मिली फ्रॉम द कंफ्लिक्ट दैट इज अंडरगोइंग इन देयर कंट्री। ठीक है, उसके बाद सिप्री ने क्या बताया, प्राइवेट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंपनीज की दुनिया भर में जो ना प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज जो है स्टैब्लिश की जा रही है, वो ग्रो हो रही है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज कि आपने अपनी कंपनी बना दी, उसमें आप जो रिक्रूट करोगे वो सोल्जर्स होंगे। ठीक है, और वो सरकारों को जो है आप सर्विसेज ऑफर करोगे उन सोल्जर्स की, और उसके बदले सरकार से क्या लोगे, पैसे लोगे। हाईली ट्रेंड सोल्जर्स होंगे आपके। ठीक है, एडवांस इक्विपमेंट्स वो हैंडल करना या ऑपरेट करना जानते होंगे। इनफैक्ट दे विल हैव द एडवांस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और जिस भी काम के लिए जो है सोल्जर की सर्विसेज गवर्नमेंट लेना चाहती है वो ले सकती है। तो इसका इस्तेमाल यूएसए ने किया फॉर वेजिंग वॉर इन अफगानिस्तान, इराक एक्सेट्रा। तो अब ऐसी प्राइवेट मिलिट्री एजेंसीज जो है वो डेवलप हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो सोल्जर्स सिविलियन या मर्सनरीज में नहीं आते, मर्सनरीज होते हैं गुंडे, तो गुंडे भी नहीं है ना सोल्जर्स है, बस एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वहां पे लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं टू ऑफर मिलिट्री सर्विस। जैसे पहले, अब मान लीजिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का हक किसका है, पुलिस का, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की। ठीक है, बट पुलिस जो है हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, इसलिए आपने क्या किया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करना स्टार्ट कर दिया, जो आपको बॉडी गार्ड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, है ना।
तो वैसे तो वो पुलिस को अपने पर्सनल प्रोवाइड करने चाहिए टू प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी इफ यू फेस एनी थ्रेट, बट पुलिस नहीं प्रोवाइड करती, तो आपने क्या किया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसी जो है, अब वैसे तो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करना किसका किसका काम है, गवर्नमेंट का, पर गवर्नमेंट जो है चाहे तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, ठीक है, या वो अपनी रेज्ड मिलिट्री से जो है काम नहीं करवाना चाहती, तो इसलिए वो अब क्या कर रही है, प्राइवेट मिलिट्री एजेंसीज को हायर कर रही है, वो सोल्जर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रही है टू अचीव देयर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। समझे, क्योंकि क्या है कि अब गवर्नमेंट अगर मान लीजिए अपनी जो आर्मी है, नेवी है एक्सेट्रा, उससे काम चलाए, तो फिर उसमें जो शहीद होता है उसको गवर्नमेंट को पेंशन देना पड़ता है एंड सो मेनी जो है बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा कोई मर जाए, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट इतनी लायबल नहीं है टू प्रोवाइड ऑल दीज बेनिफिट्स आफ्टर डेथ। ठीक है, तो इसीलिए आजकल गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान उसको क्या बोलता है, टेररिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, वो उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज के तौर पे काम कर रही है, उसको उसको तो कुछ देता ही नहीं है, वो फ्री में काम कर रही है, जिहाद जिहाद बोल के उनसे काम करवा रहे हैं। बताओ कि जॉब मिलेगा तुम्हें वहां पे, जन्नत में मिलेगा, ठीक है, मरने के बाद पेमेंट होगी। तो यूएसए, यूके, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो इस सेक्टर को 70% जो है डोमिनेट करके बैठे हैं। ठीक है, तो 70% सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे फाइट की जा रही है, यूएसए, यूके, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इट इज टोटल अराउंड $2240 बिलियन, और 3% एनुअल ग्रोथ रेट आ रही है, यानी हर साल हम जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और लगभग जो हमारा बजट है, सरकारों का बजट है, उसका 6% कहाँ पे जा रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, जो कि लगभग होता है $282 पर पर्सन। तो लगभग कितना हो गया, 16,000 पे। ठीक है, पर पर्सन 16,000 पे जो है हम खर्च कर रहे हैं ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अगर हम मान लीजिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे या मिलिट्री एक्सपेंडिचर ना करें, तो हर बंदे के अकाउंट में हम 16,000 पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मेजर आर्म्स, वो जो है थोड़ा सा कम हुआ बिटवीन 2018 टू 22। ठीक है, लेकिन अब अभी के टाइम पे जो है 25 मेजर सप्लायर्स हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के, डिफेंस वेपन्स के, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एक्सेट्रा। और जो ये 5 कंट्रीज है, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी, वो 76% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। यही 5 कंट्री मेजरली डिफेंस के सप्लायर है वर्ल्ड। ठीक है, और इंपोर्टर्स कौन है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। चाइना मेजरली कहां से इंपोर्ट करता होगा, रशिया से। ठीक है, और सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक में बेचा जा रहा है, उसके बाद यूरोप में, अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। ठीक है, तो इनफैक्ट ये जो मेजर सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स के, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस वर्ल्ड, फॉर द वॉर्स इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि उनको अपने हथियार बेचने हैं। हथियार तभी बिकेंगे जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगा। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा जाता है कि अमेरिका को, रशिया को अपने हथियार बेचने हैं, फ्रांस को, यूके को अपने हथियार बेचने हैं, तो इसलिए जो है इंडिया पाकिस्तान को कभी ये दोस्त बनने देंगे नहीं। तो फिर इनके हथियार कैसे बिकेंगे, रशिया फ्रांस हमें बेचते हैं, यूके यूएसए किसको बेचते हैं अपने हथियार, पाकिस्तान को। समझे, अगर कहीं पे जंग नहीं है, कहीं पे पीस है, तो ये वहां पे जंग करवा देते हैं ताकि इनके हथियार बिकते रहे, लीगली और इलीगली। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखोगे इंपोर्टर्स में इंडिया, सऊदी अरेबिया, दोनों ही हॉस्टाइल रीजन में रहते हैं। सऊदी अरेबिया के अराउंड यमन है, इजराइल है, सेक्टर, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों है, इंडिया के साथ पाकिस्तान, चाइना सेक्टर साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों है, इसलिए दे आर दी मेजर इंपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो सप्लायर्स है रशिया को छोड़ के, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, यूएस है, दे आर लिविंग इन पीसफुल वर्ल्ड, उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी के साथ, इजंट इट। तो ये पैटर्न है, देखो अभी ये रिपोर्ट है। अब यूपीएससी कभी फैक्ट नहीं पूछती, डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं पूछती, वो पूछेगी पैटर्न, वो पूछेगी पैटर्न की क्या कंट्रीज जो है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, इस तरीके से एक लाइन बनाएगी। फिर दूसरी लाइन बना सकती है
कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है एज पार्ट ऑफ द बजट वो राइज कर रहा है एज पर सिप्री रिपोर्ट। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट ये बनाएगी वो, तो वो पूछेगी पैटर्न। तो आपको क्या याद रखना है, पैटर्न। या आपसे इस चीज के पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस वेपन्स कौन है। ठीक है, यूएस, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। इंपोर्टर्स कौन है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आई। तो इस तरीके से पूछ सकती है, बाकी चीजें समझने के लिए है। और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो थोड़ा कम चांस है लेकिन आ सकता है आईआर में, आपका मेंस में। ठीक है, तो उसमें आप बताओगे कि इथोपिया, कोलंबिया और यमन में जो है पीस एग्रीमेंट्स हुए थे एज पर सिप्री रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बस क्वेश्चन आएगा। तो प्रीलिम्स में बेसिकली ट्रेंड्स पूछेगी यूपीएससी। तो बेसिकली जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके ट्रेंड्स जो होते हैं वो याद रखने हैं आपको, और वो याद रखना कोई मुश्किल है नहीं। फैक्ट्स बेशक याद मत रखना, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज ट्रेंड्स। उसके बाद हैं प्रीडेटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्लियर ही है, ड्रोन ही होता है। ठीक है, ड्रोन को क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, यूएवी, यूएवी, हाँ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो हम जो है एक प्रीडेटर यूएवी जिसको MQ-9 रीपर भी बोलते हैं वो खरीदने जा रहे हैं। किससे खरीदेंगे हम? यूएस से। याद रखना है, किससे? यूएस से। सीधा क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि MQ-9 रीपर हम किससे खरीद रहे हैं। ठीक है, ये प्रीडेटर यूएवी हम कहां से खरीद रहे हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, यूएसए, इजराइल, रशिया, एक्सेट्रा। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल होगा क्वेश्चन अगर वो आता है। ठीक है, तो आपको इसलिए ये चीज याद रखनी है। तो ये ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स की खासियत क्या होती है कि वो स्काई में जो है फ्लाई करते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ पायलट। इसको बस एक कंट्रोलर होता है जो ग्राउंड से इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, या वो भी नहीं होगा, इसमें आप पहले ही लोकेशन डाल दो, वो अपने आप उस लोकेशन तक पहुंच जाएगा। इसमें सेल्फ गाइडेड नेविगेशनल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो इवन देयर कुड बी ड्रोन्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी कंट्रोलर फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल ही ऑटोनोमस हो सकते हैं, बिल्कुल ही जो है सेल्फ ड्राइविंग हो सकते हैं। ठीक, तो बताते हैं प्रीडेटर यूएवी की क्या खासियत है। प्रीडेटर यूएवी का अदर नेम है MQ-9 रीपर। इसका एंड्योरेंस यानी 27 आवर्स तक जो है ये स्काई में रह सकता है। ठीक है, और स्पीड है 240 kts। kts की फॉर्म क्या है? नॉट ट्रू एयर स्पीड, नॉट ट्रू एयर स्पीड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो नॉट का मतलब है माइल, 1 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 होते हैं। ठीक है, 1.8 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, और ट्रू एयर स्पीड मतलब यहाँ पे जो मान लीजिए एयरक्राफ्ट जो है एयर में फ्लाई कर रहा है तो एयर का प्रेशर भी तो उस पर पड़ रहा है ना, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? नॉट ट्रू एयर स्पीड। तो इसकी स्पीड कितनी है? 240 kts तक, और 50,000 फीट तक ये फ्लाई कर सकता है एल्टीट्यूड में। 746 kg पेलोड कैपेसिटी है। ठीक है, और 746 पेलोड कैपेसिटी है, तो यानी ये हैवी वेपन्स को कैरी कर सकता है। और जो इसका पिछला वर्जन था MQ-1, उससे जो है ये 5 गुना ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। तो यानी आप हैवी वेपन्स को इसमें लॉन्च कर सकते हो। और 9 टाइम्स इसकी हॉर्स पावर है पिछले पिछले वर्जन से। ठीक है, तो यानी इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। लॉन्ग एंड्योरेंस प्रेसिस्टेंट सर्विलियंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी अटैक भी कर सकता है ये। और याद रखना सी गार्डियन जो है इसका मैरीटाइम वेरिएंट है। तो यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि सी गार्डियन जो है मैरियन वेरिएंट है MQ-9। ठीक है, जिसको नेवी यूज कर सकती है। उसका एंड्योरेंस कितना है? 30 आवर्स। क्लियर? तो इस तरीके का ड्रोन है ये। तो अमेरिका ने बनाया इसको। अमेरिका ने जो है इसको रशिया के खिलाफ ब्लैक सी में, इराक, अफगानिस्तान वॉर, सीरिया में इसका इस्तेमाल किया है। तो सर्विलियंस के इस्तेमाल कर सकते हो कि 30-30 घंटे ये स्काइज में रह सकता है, तो ये आपके दुश्मन पर नजर रख सकता है, क्योंकि कैमरे वगैरह इसमें लगे हुए हैं, तो आपको फोटोज भेजता रहेगा, इमेजेस भेजता रहेगा। बाकी अटैक भी कर सकता है ये, कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में टेररिस्ट है, आप इसी ड्रोन से उसको अटैक कर दो। ठीक है, अटैक करोगे तो 70-50 kg तक पेलोड लेके जा सकते हैं, यानी आप एक्सप्लोजिव वगैरह
इसमें लोड कर सकते हो, एक्सप्लोजिव से ये जो है वहां पे जाके एक्सप्लोड करेगा और ये खुद भी मरेगा और क्या करेगा, टेररिस्ट को भी मार देगा, है ना। तो इट विल बी लाइक अ सुसाइड ड्रोन, ठीक है, जैसे होता है ना सुसाइड बॉम्बर, तो वैसे ही सुसाइड ड्रोन के तौर पे काम करेगा। तो इसका हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विलियंस रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी बिल्ड होगी इससे, ठीक है। और माउंटेन्स में या मैरीटाइम एरियाज में ये स्ट्राइक भी कर सकते हैं, ठीक है। कल को सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करनी हो तो आप इससे कर सकते हो। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या रिस्क रहता है कि हमारे जवान वहां जाएंगे, क्या पता पकड़े गए तो फिर चाहे तो पाकिस्तान उनको टॉर्चर करेगा या फिर उनको मार देगा। लेकिन आप ड्रोन के थ्रू अटैक करते हो तो वी विल हैव नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी एंड हाई इफेक्टिवनेस इन आवर ऑपरेशन, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि ड्रोन की खासियत होती है कि प्रिसाइज अटैक करते हैं, बिकॉज यू कैन कंट्रोल द डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी ऑफ ड्रोन्स, ठीक है। उसके बाद जो है लोइटर टाइम, लोइटर क्या होता है, मंडराना, वही स्काइज में मंडराता रहेगा, ठीक है। एंड्योरेंस टाइम कह लो आप। वाइड रेंज सेंसर्स है, मल्टी मोड कम्युनिकेशन सूट है कि आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये मैसेजेस इमेजेस वगैरह भेज सकता है आप इसको, और स्ट्राइक कर सकता है, रिकॉनेंसा कर सकता है एंड सो ऑन। और इस वक्त इसको कौन यूज कर रहे हैं, यूएस तो कर ही रहा है, यूएस ने इसको आगे बेचा यूके को, इटली को, फ्रांस को, स्पेन को। तो अब इसको किसको बेच रहा है, इंडिया को, ठीक है। तो इसमें हमारी कैसे हेल्प करेगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सर्विलियंस गैदर करने में कि कौन टेररिस्ट कहां पे छुपा हुआ है, उसकी सारी मूवमेंट ट्रैक करने में, ठीक है। और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस दे सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि भाई दुश्मन देश की सेना कहां से आ रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता लगता रहेगा, क्योंकि इस ड्रोन से हम उन पे नजर रख सकते हैं, है ना। उसके बाद मैरीटाइम सर्विलियंस कैपेबिलिटीज है, तो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर होगी, कोस्टल एरियाज को हम मॉनिटर कर सकते हैं, कोई लीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग हो रही हो या टेररिज्म एक्टिविटी हो, पायरेसी हो, उसको हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने से पता लग रहा है कि पायरेट्स शायद अटैक कर सकते हैं, तो अपना रास्ता बदल लो, है ना। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हो आप। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प कर सकता है कि कोई समुद्र में बोट फंस गई तो आप ड्रोन्स को वहां पे भेज सकते हो, वहां से पता लगा सकते हो कि इस लोकेशन पे जो है वो कोई बोट फंसी है, कोई फिशरमैन जो है यहाँ पे फंसे हैं, तो फिर वहां पे जाके आप अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो डैमेज असेस करने के लिए, स्पेशली विच इज कॉज्ड बाय डिजास्टर्स, कि ड्रोन को फिरा दो, साइक्लोन की वजह से जो भी डैमेज हुई है उसकी असेसमेंट आ जाएगी, तो आप डीएमओ आपने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया, आपको पता लग गया कि कहाँ पे जो है मोबाइल टावर्स जो है डैमेज हुए हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोस्ट डैमेज हुए हैं, कहाँ पे रोड्स जो है डैमेज हुई है, कहाँ पे जो है वाटर अकोमुलेट हुआ एक्सेट्रा, फिर आप नेसेसरी जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर रिलीफ, रेस्क्यू एंड रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा एफर्ट्स, है ना। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी और पाकिस्तान चाइना हमको अटैक करने से दो बार सोचेगा कि हम इससे जो है उन पर नजर रख सकते हैं और इनको अटैक भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो यानी फ्यूचर वॉरफेयर जो है वो ड्रोन्स पे ही होने वाला है। इस वक्त ड्रोन्स ही डिसाइड कर रहे हैं द आउटकम ऑफ वॉर, आउटकम ऑफ वॉर इज डिसाइडेड बाय ड्रोन्स नाउ। जैसे एग्जांपल तौर पे एक वॉर हुआ था अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, अर्मेनिया की आर्मी जो है अजरबैजान की आर्मी से 2 या 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों के बीच में वॉर हुआ अर्मेनिया अजरबैजान की, ये पिछले साल की बात है लेटेस्ट, ठीक है। तो अजरबैजान की मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आर्मी थी 10,000 की, ठीक है, और अर्मेनिया की मान लीजिए 40,000 की आर्मी थी। अजरबैजान के पास सपोज सिर्फ 500 टैंक थे, अर्मेनिया के पास मान लीजिए 2,000 टैंक थे, फिर भी अजरबैजान ने जो है अर्मेनिया को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उसको जो है सप्लाई किए ड्रोन्स, किसने, टर्की ने। वो ड्रोन्स क्या करते हैं, मान लीजिए आर्मी आ रही है 40,000 की अर्मेनिया की अटैक करने, ऊपर से ड्रोन आते, मारा उनको, खत्म। वो टैंक्स लेके आ रहे हैं टू अटैक अजरबैजान, ऊपर से उन्होंने ड्रोन से जो है एक्सप्लोजिव को लॉन्च किया, दे हैव अटैक्ड द टैंक एंड टैंक गेट डिस्ट्रॉयड। एंड सेम हुआ रशिया के साथ, रशिया ने जो है करोड़ों के टैंक से जो है अटैक किया, करोड़ों रुपए के आते हैं टैंक्स, है ना, उससे अटैक किया यूक्रेन को। और यूक्रेन ने क्या यूज किया, अमेरिका के सप्लाई किए हुए कुछ लाख रुपए के ड्रोन्स, कुछ लाख रुपए के ड्रोन्स, ड्रोन कोई 4 लाख 5 लाख इस तरीके से आ जाएगा, और रशिया 4 या 5 करोड़ का टैंक यूज कर रहा है टू अटैक यूक्रेन। तो वो क्या करते कि उन ड्रोन से जो है रशिया के टैंक्स पे अटैक करते एंड टैंक गेट न्यूट्रलाइज, टैंक गेट डिस्ट्रॉयड, समझे। तो रशिया के सारे टैंक उन्होंने ऐसे न्यूट्रलाइज कर दिए, रशिया फील हेल्पलेस कि अब मैं क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकता कि इतनी तेजी से वो ड्रोन ऊपर से आता है, एंड टैंक वाला जब तक उसको जो है वो अपनी नोज से जिससे वो बॉम्ब लॉन्च करता है ना, एक्सप्लोजिव लॉन्च करता है, उसे जब तक वो इनकमिंग ड्रोन को जो है अटैक करेगा, ठीक है, तब तक ड्रोन उसका काम कर चुका हुआ,
ठीक है, तो फ्यूचर वॉरफेयर विल बी डिसाइडेड थ्रू ड्रोन्स। अब इमेजिन करो पाकिस्तान जो है ऐसे ही ड्रोन्स ले ले और 5 लाख ड्रोन्स के साथ हम पे अटैक कर दे, या 10 लाख ड्रोन्स के साथ हम पे अटैक कर दे, और फ्रॉम पंजाब या फ्रॉम जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा, और उन ड्रोन्स को आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? एंड ऑल ड्रोन्स आर लेडन विद एक्सप्लोसिव्स। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, इजंट इट? तो ये हम भी कर सकते हैं, बट फ्यूचर वॉरफेयर विल बी डिसाइडेड बाय ड्रोन्स। इसलिए ड्रोन्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आ क्वेश्चन, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि प्रीडेटर ड्रोन पे आ सकता है, किससे लिया है और क्या कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो क्या कर सकता है ये? सर्विलियंस एंड स्ट्राइक। ठीक है, बाकी ये फैक्ट्स याद होते हो, ठीक है, कि 30 आवर्स तक ये स्काई में रह सकता है, 240 नॉट्स की इसकी स्पीड है, 50,000 फीट तक जा सकता है, सो नहीं याद होता कोई बात नहीं, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इट कैन स्ट्राइक एंड इट कैन आल्सो डू सर्विलियंस। ठीक है, समझे? किससे लिया ये याद रखना है। उसके बाद है वन नेशन वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव। वन नेशन वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव, यहां तक क्लियर है सभी को? तो इसमें क्या है कि वीमेन हेल्पलाइन को हम जो है वन नेशन वन हेल्पलाइन में जो है इंटीग्रेट करने वाले हैं, वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन को। तो इसको पढ़ते हैं पहले तो, कि वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम के अंदर एक 24 घंटे 7 दिन ऑपरेट होने वाली हेल्पलाइन चला रही है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये हेल्पलाइन चल रही है चाइल्ड लाइन इंडियन फाउंडेशन, एक एनजीओ है, उसके थ्रू चल रही है, वो मेंटेन कर रही है इस हेल्पलाइन को। तो ये हेल्पलाइन जो है 568 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस कंट्री में ऑपरेटिव है। ठीक है, और इसमें क्या है कि कोई चाइल्ड जो है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है, इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। और कॉल का नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। ठीक है, कोई चाइल्ड सपोज उसको लगता है कि उसको किडनैप किया जा रहा है या ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, ठीक है, या अब्यूज हो रहा है घर में, ठीक है, फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज कुछ भी, तो वो जो है इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। और फिर क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी कॉल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पे डायरेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी कॉल को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी और इंफॉर्मेशन कॉल्स पे। ठीक है, तो जो नॉन इमरजेंसी कॉल्स होती हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं वहां पे जो है डायरेक्ट कर दी जाएंगी, फिर वो नेसेसरी एक्शन लेंगी। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कॉल जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम या डिस्ट्रिक्ट वही चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के चाइल्ड हेल्प केयर यूनिट्स में जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले जाते हो, लाइक कि चिल्ड्रन राइट्स क्या है, राइट टू एजुकेशन में आपको क्या राइट्स मिलते हैं, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपको क्या राइट्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और जो इमरजेंसी कॉल है उसको जो है ऑन प्रायोरिटी रखते हुए जो है नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो सकता है या मेडिकल एड के द्वारा, वो जो है हॉस्पिटल के थ्रू हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निर्भया केस के बाद जो है बेसिकली लॉन्च किया था। उसी के अंदर जो है हमने एक पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर जो है डेवलप किया, डेट इज 112। जैसे ना अमेरिका में एक है सिंगल हेल्पलाइन दैट इज नेम्ड एज 911। ठीक है, तो उन्होंने वो 9/11 अटैक को के ऊपर ही जो है इस हेल्पलाइन का नंबर रखा। ठीक है, 9/11 अटैक हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इसीलिए उन्होंने हेल्पलाइन का नंबर भी क्या रखा, 911। ठीक है, तो वो सिंगल हेल्पलाइन है, मतलब आपके जीवन में कोई भी डिस्ट्रेस है बस आपको उस हेल्पलाइन पे कॉल करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको फायर ब्रिगेड से सर्विसेज चाहिए तो आपको अलग से नंबर याद रखना पड़ेगा, पुलिस की सर्विस चाहिए तो अलग से नंबर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या आपको सपोज मेडिकल सर्विस चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, उसके लिए सर्विसेज चाहिए तो अलग से आपको हॉस्पिटल का नंबर याद रखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। अमेरिका में क्या है कि आपके जीवन में कोई भी इमरजेंसी आ रही है तो व्हाट यू नीड टू कॉल इज 911। ठीक है, आपको कोई बंदा दिखा कि वो सुसाइड कर रहा है तो आप 911 पे कॉल करते हो। ठीक है, आपको लगा कि कोई टेररिस्ट जो है घूम रहा है, वो कोई
टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है, 911 पे कॉल कर दो। आपके घर जो है कोई चोर घुस आया, 911 पे अटैक कर दो। आप डोमेस्टिक अब्यूज एक्सपीरियंस करो, 911 पे अटैक, 911 पे जो है कॉल कर दो। समझे? वहां पे तो हाल ये होता है कि आपने अपने बच्चों को मान लीजिए थोड़ा सा डांट दिया, तो 911 पे कॉल कर देते हैं कि आई एम सफरिंग अब्यूज फ्रॉम माय पेरेंट्स। ठीक है, पुलिस आ जाती है और पेरेंट्स को जो है डांट के चली जाती है। तो इसलिए कई बार क्या करते हैं, जो अपने देसी पेरेंट्स होते हैं, इंडियन पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को स्पेशल इंडिया लेके आते हैं फिर, ताकि यहाँ पे उनकी जी भर के कुटाई कर सके, ताकि अमेरिका में वो सीधे रहे। ठीक है, यहाँ पे कोई 911 जैसी हेल्पलाइन नहीं है, बट हमने बनाई है 112। वही डिस्ट्रेस कॉल्स ये रिसीव करेगी, पुलिस से रिलेटेड हो, फायर से, एम्बुलेंस से रिलेटेड हो, सेक्टर। तो ये आप इमरजेंसी सिग्नल जो है एसएमएस के थ्रू दे सकते हो, वॉइस कॉल के थ्रू दे सकते हो, ईमेल के थ्रू दे सकते हो। ये पैनिक एसओएस सिग्नल हो सकता है, मतलब कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा बटन जो है प्रोवाइड किया जाए कि उसको दबाओगे तो सीधा उसका मैसेज कहाँ जाएगा, 112 पे। ठीक है, या उनके वेब पोर्टल यानी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, अपना डिस्ट्रेस सिग्नल या इमरजेंसी सिग्नल जो है रिकॉर्ड करवा सकते हो। तो आपको बस क्या याद रखना है, 112। हैंग हो गया क्या? तो अब वीमेन हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन जो है अलग अलग थी। अब गवर्नमेंट कह रही है अब इसको वन नेशन वन हेल्पलाइन के अंदर ही इंटीग्रेट कर देंगे, इमरजेंसी रिस्पांस हेल्पलाइन के अंदर ही इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी 112 में ही इंटीग्रेट कर देंगे। पहले आपको 1098 को कॉल करना पड़ता था, अब आप सिर्फ सीधा कॉल कहां पे लगाओगे, 112 पे। ठीक है, तो इससे इंटरऑपरेबिलिटी जो है प्रमोट होगी पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सर्विस एक्सेट्रा की, और काफी फास्ट जो है आपको फिर सर्विसेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो केरल में सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग है, वही जो है इस इंटीग्रेशन को देखेगा। ठीक है, और अभी 9 स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आई आपको? तो आपको ये रखना है जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसका नंबर 1098 है। यहाँ पे क्या है, 112। यहाँ पे फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस आपको तीनों मिलती है। ठीक है, यहाँ पे वीमेन या चाइल्ड कोई इशू एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके लिए ये कोई अब्यूज है या कोई ट्रैफिकिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, कुछ हो रहा है इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होती है, वहां पे जो है बेसिकली कॉल को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और वो जो है फिर मैटर को देखती है। ठीक है, और अब जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो कोई भी अगर आपको इमरजेंसी एक्सपीरियंस हो रही है तो व्हाट यू नीड टू डायल इज 112। ठीक है, उसके बाद वही ये ना, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ना सेम टॉपिक दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा ना MQ9 रिपर ड्रॉप। ठीक है, तो सेम ही टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चूराचंदपुर। चूराचंदपुर मणिपुर में जो है न्यूज में था, क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर में जो है वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है कुकी, और दूसरी है कम्युनिटी मैटिस। ठीक है, मैटिस ट्राइबल नहीं है, मैटिस जो है हिंदूज है। ठीक, ज्यादातर हिंदूज हैं, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं, बट 80-90% आप कह सकते हो कौन है, हिंदूज हैं वो। तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा था, आप सभी को पता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ये चूरा चंद्रपुर जो है न्यूज में था। ये आप मणिपुर का अगर मैप देखोगे तो चूरा चंद्रपुर ये डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम ब्रिटिशर्स ने रखा था 1921 में, क्योंकि एक महाराजा थे मणिपुर के, चूराचंद सिंह, उन्होंने जो है मणिपुर पर राज किया था 1891 से 1941 के बीच में। तो 1921 में ब्रिटिशर्स ने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा, चूराचंदपुर। पर चूराचंदपुर ने कभी इस डिस्ट्रिक्ट पे राज नहीं किया। ठीक है, वो इस डिस्ट्रिक्ट में कभी रहने नहीं आए, कभी इस पे राज नहीं किया। बस ये नाम किसने रख दिया था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। और इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर कौन रहता है, कुकीज। कौन रहते हैं, कुकीज। ठीक है, और जो मैटीज है वो इम्फाल में रहते हैं, जो इम्फाल है उनकी कैपिटल है, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, और कुकीज कहां पे रहते हैं, हिंटरलैंड में, हिली एरिया में। तो कुकीज जो है वो हिल ट्राइब है।
ठीक है, मैटीज जो है प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन एरिया कौन सा है, इम्फॉल। ठीक है, तो मणिपुर की सोसाइटी में डोमिनेंस किसका है, मैटीज का। पॉलिटिकल डोमिनेंस भी उनका है कि मेजरली सीट्स किसके पास रहती हैं, मैटीज के पास। मान लीजिए कोई डॉक्टर सीए बनता है, वो भी कौन बनता है, मैटीज। कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो वो भी कौन बन रहा है, मैटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस ऑक्यूपेशन में भी कौन है, मैटीज। तो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंट्रोल मणिपुर पे किसका है, मैटीज का। ठीक है, तो कुकीज जो है हिली एरियाज में रहते हैं, और कुकीज जो है चूराचंदपुर को जो है बेसिकली ये लमका बोलते हैं। उनकी लैंग्वेज में लमका का मतलब होता है क्रॉस रोड, चौराहा। ठीक है, तो एंग्लो कुकी वॉर हुआ था 1970 से 19 के बीच में, ऑब्वियसली उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो वो बेसिकली लमका के लिए हुआ था। ठीक है, और वो चाहते थे कि लमका जो है वो ऑटोनोमस रीजन रहे, दे शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर, बी इट मैटिस और बी इट ब्रिटिशर्स। बट वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने में नाकाम रहे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कुकीज जो है वो ब्रिटिशर्स की जो आर्म फोर्सेस थी उस वक्त उसमें जो है रिक्रूट हो, ताकि वो जो है वर्ल्ड वार वन जो है लड़ने में ब्रिटिशर्स की मदद कर सके। बट कुकीज जो है रिक्रूट नहीं होना चाहते थे, और लमका भी जो है ब्रिटिश कंट्रोल से जो है बाहर रखना चाहते थे। दैट्स व्हाई उसकी वजह से क्या हुआ, एंग्लो कुकी वॉर। अब जो है जो कुकी कम्युनिटी है वो चूराचंदपुर को लमका ही बोल रही है, वो चूराचंदपुर नहीं बोल रही। तो यानी वो चूराचंदपुर को लमका बोल के क्या सिग्निफाई करना चाहती है, हाँ कि ये हमारा एरिया है, दैट विल बी ऑटोनोमसली रन। जो हमारा एरिया इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद मैटिस इन एनी मैनर। चूराचंदपुर जो है मैटिस, मैटिस के किंग थे जो चूराचंद थे, ठीक है, उसकी याद दिलाता है। तो वो नहीं चाहते कि उनका एरिया है वो किसी भी तरीके से मैटिस के साथ एसोसिएट करे। ठीक है, और काइंड ऑफ एक ऑटोनॉमी भी एसर्ट कर रहे हैं कि शायद कल को वो सेपरेट स्टेट ऑफ लमका डिमांड करने लग जाए, सेपरेट स्टेट फॉर कुकीज नेम्ड लमका डिमांड करने लग जाए। ठीक है, समझ आई। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ज्यादातर मैच दी फॉलोइंग नहीं आएंगे, चूराचंदपुर लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे यूपी। ठीक है, बट चूराचंदपुर इज इन मणिपुर। क्लियर, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी पूछ सकते हैं कि चूराचंदपुर जो है मणिपुर में है, कुकीज जो है डिमांड कर रहे हैं टू चेंज इट्स नेम टू लमका एक्सेट्रा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद है प्रीलिम्स में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यूपीएससी कभी रैंडमली जो है प्लेसेस इन प्लेसेस नहीं पूछती, वही प्लेसेस जो है क्वेश्चन में पूछती है जो न्यूज में होता है। तो चूराचंदपुर न्यूज में था, दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी चूराचंदपुर के बारे में वो पूछ ले। ठीक है, तो उसके बाद है हवैस सॉन्ग 18। तो बेसिकली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको डेवलप किसने किया है, नॉर्थ कोरिया ने। तो आपको बस इतना जरूर याद रखना है कि ये मिसाइल किसने डेवलप की है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये सॉलिड फ्यूल होने वाली है 15,000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज कवर कर सकती है। तो इट कुड कवर एंटायर अमेरिका, अमेरिका की किसी भी सिटी को टारगेट कर सकती है। 3 से 4 वॉरहेड कैरी कर सकती है, यानी 3 से 4 सिटीज को एक बार में अटैक कर सकती है। ये एक ही सिटी को जो है 3 या 4 न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दे तो पूरी सिटी जो है तबाह हो जाएगी, सैन फ्रांसिस्को हो या वाशिंगटन और न्यूयॉर्क हो सकती। ठीक है, तो ये बेसिकली यूएस के लिए ही नॉर्थ कोरिया ने बनाई है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कांसेप्ट मैंने बता दिया आपको, पहले आउटर स्पेस में जाएगी, वहां से पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी लेते हुए सरफेस पे हिट करेगी, और सरफेस पे हिट करेगी। ठीक है, तो लैंड बेस्ड मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन ये डिलीवर कर सकती हैं। और कुछ ही कंट्रीज के बाद इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसकी आप लिस्ट देख सकते हो, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना, इंडिया एंड इजराइल। तो इससे बेसिकली कोरियन पेनिनसुला पे जो है सिक्योरिटी कंडीशन जो है बदल रही है। अब पावर जो है किसके बैलेंस में टिल्ट हो रही है, किसके फेवर में टिल्ट हो रही है, नॉर्थ कोरिया के। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया जो है ट्राई पार्टे न्यूक्लियर अलायंस है। मतलब कि वैसे तो जापान और साउथ कोरिया के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, बट उनको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, यूएस से। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया का मानना है कि वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ यूएस के अंडर है, जापान और साउथ कोरिया, तो यानी वो भी क्या है, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है बिकॉज ऑफ यूएस से। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया कहती है कि मैं अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, अपनी सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए मुझे न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया, जापान जो है नॉर्थ कोरिया को डराते रहते हैं कि हमारे दोस्त यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन्स तुम पे लॉन्च कर देंगे। तो उसको न्यूक्लियर ब्लैकमेल बोलते हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स बोलते हैं। ठीक है,
तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि मुझे अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना जरूरी है। इसलिए वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रही है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि यूएस ने जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है साउथ कोरिया में डिप्लॉय कर दी है। ठीक है, ताकि अगर कल को नॉर्थ कोरिया का दिमाग खराब हो जाए, वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है लॉन्च कर दे, तो उस केस में न्यूक्लियर वेपन्स का जवाब न्यूक्लियर वेपन से यूएस दे पाए, तभी उसने ये सबमरीन वहां पे डिप्लॉय की है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है सॉलिड फ्यूल बेस्ड जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। तो ये सॉलिड फॉर्म में जो है फ्यूल को यूज करेगी। तो सॉलिड फॉर्म में जो है फ्यूल को यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली मेटेलिक पाउडर ऑफ एल्युमिनियम को यूज किया जाता है। जो अमोनियम परक्लोरेट होती है वो ऑक्सीडाइजर का काम करती है। ठीक है, तो ये सॉलिड फ्यूल जो होते हैं वो 5000 डिग्री फ़ारेनहीट यानी 2760 टेम्परेचर तक जो है हीट को जनरेट करते हैं। इससे जो है फिर मिसाइल को थ्रस्ट मिलती है और वो अप इन दी स्पेस तक जा सकती है। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है कि लॉन्गर पीरियड के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो, ये डिग्रेड या ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, बट इसकी जो है इसमें दूसरी एडवांटेज क्या है कि ये फायर और एक्सेलरेट भी बहुत जल्दी होती है। इसको आप फायर बहुत इजीली कर सकते हो और इट प्रोवाइड्स अ वेरी हाई एक्सेलरेशन फॉर द लिफ्ट ऑफ रॉकेट। बट सॉलिड फ्यूल्स का क्या है कि वो शॉर्ट रेंज मिलिट्री रॉकेट्स के लिए तो ठीक है, बट उनकी पावर कैपेसिटी कम होती है। इसलिए सॉलिड फ्यूल को जो है पहले यूज किया जाता है टू गिव स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन। इससे रॉकेट जो है लिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रॉकेट क्या यूज करने लग जाता है, लिक्विड फ्यूल, जो कि उसको हाई पावर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसमें मिलिट्री पर्पस के लिए जरूर इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड फ्यूल के लिए, क्योंकि ये लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और हाई एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल्स जो है रशिया ने, फ्रांस ने सेक्टर डेवलप की हुई है, साउथ कोरिया ने भी डेवलप की हुई है, अब नॉर्थ कोरिया ने भी डेवलप कर ली है। उसका नाम क्या है याद रखना आपको, हवासोंग। ठीक है, अभी हमने एक और चीज पढ़ी नॉर्थ कोरिया के बारे में, स्पाई सैटेलाइट नेम्ड मैलीग्योंग। ठीक है, तो नाम याद रखने हैं, बेशक रट्टा मत मारना, कम से कम एग्जामिनेशन में आ जाए मैलीग्योंग तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इट इज विद नॉर्थ कोरिया। ठीक है, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड। तो राकेश पाल को जो है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया। ये न्यूज में था, आपको ये याद नहीं रखना कौन है डायरेक्टर जनरल, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की नहीं है। आपको क्या याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो मैरीटाइम पुलिस आप कह लीजिए। ठीक है, कोस्टल एरियाज में जो है बेसिकली ये पुलिसिंग का काम करती है हमारे कोस्टल वाटर्स में। तो ये बेसिकली जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स है, इंक्लूडिंग कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां पे ये पुलिसिंग फंक्शन करती है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो इसका मिशन क्या है कि अगर फिशरमैन या मिनिस्टर मैरिनर्स जो है सी में फंस जाए तो उनको रेस्क्यू कौन करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, और आर्टिफिशियल आइलैंड जो हमारे या जो भी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड सेक्टर उसको प्रोटेक्ट कौन करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑफशोर टर्मिनल्स एंड इंस्टॉलेशन, मान लीजिए कि हम इंडियन ओशियन में या अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में कोई ऑयल या गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फैसिलिटी हमने डेवलप की हुई है। तो इट कुड आल्सो बी अटैक बाय टेररिस्ट और पायरेट्स और एनी अदर एनिमी कंट्री, तो उसको भी प्रोटेक्शन कौन देती है, इंडियन कोस्ट गार्ड। मैरीन इकोलॉजी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है ये, कि मान लीजिए कोई ऑयल स्पिल हो जाए या कोई मान लीजिए शिप जो है कोई वेस्ट जो है डंप कर दे मैरीन एरियाज में, हमारे कोस्टल वाटर्स में, तो उसको क्लीन वगैरह भी हेल्प करने में कौन करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड। और मेक श्योर करती है कि आप जो है इरिस्पॉन्सिबली कोई भी वेस्ट वगैरह हमारे कोस्टल वाटर्स में डंप ना करो। तो वो नजर भी कौन रखती है, इंडियन कोस्ट गार्ड। साइंटिफिक डाटा कलेक्शन भी करती है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में जो है कस्टम डिपार्टमेंट की हेल्प करती है। पोर्ट्स पे जो है बहुत सारी जो है स्मगलिंग होती है डिफरेंट गुड्स की।
ठीक है, तो उसमें हेल्प करती है इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट की, कि इंफॉर्मेशन देती है कि शिप में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आर्टिफैक्ट्स को स्मगल किया जा रहा है, ड्रग्स को स्मगल किया जा रहा है, या गोल्ड को स्मगल किया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर मान लीजिए डिफेंस का भी काम करती है ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी। मान लीजिए किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर हो जाए, मैरीटाइम वॉर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है डिफेंस का भी काम करेगी। मतलब मान लीजिए कल को सपोज मालदीव के साथ हमारा जो है युद्ध हो जाए, है ना, तो उस केस में इंडियन कोस्ट गार्ड विल एक्ट एज डिफेंस ऑफ दिस कंट्री। लेकिन उस वक्त जो है वो इंडियन नेवी के कंट्रोल में होगी। इंडियन नेवी उसको बताएगी कितने जवान जो है यहाँ पे जाएंगे, इतने जवान जो है वहां पे जाएंगे, ये शिप जो है वहां पे डिप्लॉय होगी, एक्सेट्रा। तो नेवी के कंट्रोल में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एज अ डिफेंस फोर्स भी काम करेगी इन केस ऑफ एनी वॉर और एनी कंफ्लिक्ट विद एनी अदर कंट्री। समझे? क्लियर है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसके मिशंस, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्टैच्यूटरी बॉडी है 78 एक्ट के थ्रू जो है क्रिएट की गई है, एंड सो ऑन। बस क्लियर, इट कुड बी डायरेक्टली आगे प्रीलिम्स। उसके बाद है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, तो ये जम्मू में जो है फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा। CSIR, IAM जम्मू और कैनेडियन फर्म जो है मिलकर ये लगा रही हैं। तो कैनबिस के बारे में जान लेते हैं। इसको मेरिजुआना भी बोलते हैं, साइको एक्टिव ड्रग है, मतलब आपके माइंड को हिट करती है ये, ठीक है। और रिक्रिएशनल और मेडिसिन पर्पज दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन मतलब कि पेन रिलीफ देने के लिए आपको जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिक्रिएशनल मतलब हाई होने के लिए या हेलुसिनेशंस के लिए जो है इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है। और वैसे तो कैनबिस का ट्रेड, कंजप्शन, प्रॉपर्टी एंड नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के थ्रू, ठीक है। बट इसको आप मेडिकल यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप इसको ग्रो कर सकते हो टू बी यूज फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है इंडिया में, ये याद रखना आपको। मेडिकल या साइंटिफिक पर्पस के लिए आप इसको ग्रो कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक। तो कैनबिस में जो है मेडिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको पेन से रिलीफ देने के लिए, या नोइजिया से जो है आपको रिलीफ देने के लिए, मसल स्पैज्म या एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है? मिर्गी। एपिलेप्सी क्या होती है? मिर्गी। मिर्गी से आपको मिर्गी का इलाज करने के लिए जो है कैनबिस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। THC एंड CBD की फॉर्म क्या है? हाँ हाँ, तो CBD की तो देखो सिंपल है, कैनाबिडिनॉइल। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ आपको। ये CBD है, ठीक है। इसके आगे आप टेट्रा हाइड्रो लगा दो तो ये क्या बन जाएगी? THC, ठीक है। समझे? तो जो ये पौधा होता है ना, कैनबिस का प्लांट होता है, इसके हर पार्ट से आप ड्रग बना सकते हो, हर पार्ट से। इसकी स्टेम से, इसकी ब्रांच से, इसकी लीव से, इसकी रूट से, हर बॉडी पार्ट जो है इसका यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी ड्रग्स बना पाएंगे फॉर न्यूरोपैथीज और डायबिटिक पेन एक्सेट्रा, ठीक है। और हमारी इंपोर्ट बर्डन भी कम होगा, जो मेडिसिन हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं वो हमें मंगवानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का भी डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स वहां पे कैनबिस को ग्रो करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इज असम राइफल्स। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का लास्ट टॉपिक है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो असम राइफल्स, तो वही मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त, जो है डिमांड जो है रेज आउट की गई कि असम राइफल्स को जो है वहां से आउट किया जाए, वहां से जो है निकाल दिया जाए। तो ये असम राइफल्स ही जो है उसको बुलाया गया था टू कंट्रोल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेटीज एंड कुकीज, ठीक है। मेटीज एंड कुकीज। तो असम राइफल्स के बारे में जान लेते हैं। इसको जो है ब्रिटिशर्स ने रेज किया था, उस वक्त इसका नाम क्या था? कैचर लेवी। और ब्रिटिशर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में जाके टी एस्टेट्स जो है डेवलप करने स्टार्ट करने लगे थे, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने असम राइफल्स को बनाया, ठीक है। और ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इसीलिए 1835 में जो है इसको रेज किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। और वर्ल्ड वॉर 1, 2 इसने लड़ा है, इंडिया चाइना वॉर भी इसने लड़ा है, ठीक है। तो चाइना
म्यांमार बॉर्डर पे जो है असम राइफल्स डिप्लॉय की गई है। ठीक है, पहले जो है इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस असम फ्रंटियर फोर्स बोला जाता था, बट बाद में जो है इसको क्या बोला जाता है, असम राइफल्स। तो पहले कैचर लेवी, उसके बाद असम फ्रंटियर फोर्स, अब इसका नाम क्या है, असम राइफल्स। तो ये वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। बाकी 5 कौन सी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल। इसका काम क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अलोंग विद इंडियन आर्मी। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे इसको डिप्लॉय किया गया है। देखो ये क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो ये क्या है, पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, बट आर्म्ड है, मतलब कि इसको आर्मी की तरह रेस किया गया है। तो स्ट्रक्चरली ये क्या है, आर्मी, बट फंक्शन कौन सा कर रही है, पुलिसिंग का। ठीक है, आर्मी और पुलिस में फर्क होता है। ठीक है, आर्मी जो है उसको ट्रेन किया जाता है टू जस्ट किल द एनिमी, कि आपके सामने एनिमी है, उसको गोली मारनी है, बस खत्म। ठीक है, बट पुलिस जो है इस तरीके से रेज नहीं की जाती। पुलिस को जो है एनिमी से डील नहीं करना, पुलिस को अपने लोगों से डील करना है। कोई क्राइम कर रहा है, वो है तो भारतीय ही, वो तो है ही हमारे समाज का पार्ट। तो पुलिस को उसको पकड़ना है, सबूत इकट्ठे करने हैं, उसको कोर्ट के थ्रू जो है कन्विक्ट करवाना है, और फिर उसको जेल में सुधारना है, ताकि सोसाइटी में वो रीइंटीग्रेट हो सके। अगर रॉयट्स हो रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि कोई दुश्मन लड़ रहे हैं, हमारे अपने लोग ही लड़ रहे हैं, तो पुलिस का काम क्या है, उनको मार देना, दोनों पार्टीज को मार दो, लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म, रॉयट्स खत्म है। नहीं, उन दोनों को अलग करना, दोनों के बीच में शांति स्टैब्लिश करना, दोनों के बीच में सुलह कराना, ताकि फिर से दोनों लोग जो है हार्मनी में रह सके। समझे? तो ये पुलिसिंग फंक्शन होता है, इसमें एक ह्यूमन टच आता है। आर्मी की फंक्शनिंग में ह्यूमन टच नहीं आता, उसमें ट्रेनिंग इस तरीके से किया जाता है कि आपको बस एनिमी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसीलिए देखो आप ना, असम राइफल्स को कहां पे लगाया गया है, म्यांमार बॉर्डर पे। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस को कहां पे लगाया गया, चाइना बॉर्डर पे। सशस्त्र सीमा बल को कहां पे लगाया गया है, नेपाल भूटान बॉर्डर पे। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कहां पे लगाया गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आर्मी नहीं है। कौन है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आर्मी को नहीं लगाया जाता। उसका रीजन है कि मान लीजिए छोटी मोटी स्कर्मिश होगी, छोटी मोटी कंफ्लिक्ट होगी, छोटी तू मैं होगी चाइना के साथ ऑन दी बॉर्डर्स, आर्मी वाले क्या करेंगे, बंदूक निकालेंगे, मार देंगे सीधा। उनकी ट्रेनिंग यही हुई है। लेकिन इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स वाले ऐसे नहीं करते। वो क्या करेंगे, उनके साथ बात का जवाब बात से देंगे, वो एक गाली दे देंगे, अपन 2 गाली दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने अपने को एक धक्का दे दिया, तो अपन जोर से धक्का फेंक देंगे, मार देंगे। उन्होंने मान लीजिए अपने एक मार दिया, अपन 2 मार देंगे, या लातों गुस्सों से जो है थोड़ी बहुत फाइट कर लेंगे। ये चीजें होती हैं, लेकिन आर्मी इन चीजों में ट्रेन नहीं होती। आर्मी का काम है सीधा गोली मारना। तो इसलिए बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको लगाया जाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इनकी यूनिफॉर्म आपको आर्मी वाली दिखेगी, बट दे आर डूइंग पुलिसिंग फंक्शन। क्योंकि आर्मी को आपने लगा दिया, आर्मी ने मार दिया, तो छोटा सा skirmish क्या बन जाएगा, वॉर बन जाएगा। क्योंकि वो फिर मारने आएंगे हमें, फिर हम और मारेंगे उनको, और वो बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझे? तो इसलिए बॉर्डर पे कौन लगाए जाते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। फिर इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी बुलाया जाता है, जब पुलिस जो है इनफेक्टिव हो जाती है, कि रोड्स कंट्रोल नहीं हो रहे, इंसर्जेंसी कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, कंफ्लिक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, तब किसको बुला लेते हैं हम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जैसे अब मणिपुर में मेटियोस कुकीज लड़ रहे थे, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई उनके कंफ्लिक्ट को, तो किसको बुलाया गया, असम राइफल्स। ठीक है, आर्मी को नहीं बुलाते। आर्मी होगी तो फिर क्या करेगी, दोनों को मार देगी, लड़ाई खत्म। समझे? जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उसमें भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को बुला लिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कुछ बिल्डिंग में टेररिस्ट घुसा है, ठीक है, उसने 5 लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, तो अगर आप आईपीएस हो तो आपका काम क्या होगा, टेररिस्ट को पकड़े और उन 5 लोगों की जान बचाए। यही होगा ना, ऐसे ही सोचोगे। आर्मी मैन ऐसे नहीं सोचता, वो आएगा पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा, खत्म, टेररिस्ट भी खत्म, बाकी 4 क्या थे, कोलेक्ट्रल डैमेज। समझ रहे हो? तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ज्यादातर हेड कौन करते हैं, आईपीएस ऑफिसर करते हैं। सो दे कीप सम ह्यूमन एलिमेंट इन देयर हार्ट व्हाइल टेकिंग डिसीजन। समझे? क्लियर है? तो इसलिए किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो इनकी 63,000 पर्सनल की स्ट्रेंथ है। तो इनका ड्यूअल कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है, इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। यानी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कौन प्रोवाइड करता है,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सैलरी कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट कहां पे डिप्लॉय होंगे, किस मिशन के लिए एंगेज होंगे एक्सेट्रा, ये सब कौन डिसाइड करती है? आर्मी। ठीक है। और इनको जो है राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री भी बोला जाता है। ठीक है। सिविल काम करते हैं बट मिलिट्री स्टाइल, मिलिट्री कंट्रोल। ठीक है। सिविलियन के लिए काम करते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट के लिए। समझ आई? राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री। ठीक है, क्लियर है? समझ आई? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका आसाम राइफल्स पे।